हेलो सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट जो क्लास है उसमें है MA/MSc प्रीवियस ज्योग्राफी। इसकी जो फर्स्ट बुक पेपर फर्स्ट है भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। इसमें यूनिट है, सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट में है भूगोलवेताओं का योगदान, यानी अलग अलग भूगोलवेता है जो रोमन है, जर्मन है, यूनानी है, उनके अलग अलग योगदान। देखो अब इसमें सबसे पहले प्रश्न बन के आया है नंबर, देखो प्रश्न है भौगोलिक विचारों में, भौगोलिक जो विचारों में बुन्स जीन बुन्स के यानी बुन्स के योगदान का वर्णन कीजिए। तो बुन्स का योगदान देखो नंबर फर्स्ट करते हैं, ये जो परिचय है उसके बारे में देखो। जीन बुन्स, इनका जो पूरा नाम आता है वो है जीन बुन्स। जीन बुन्स इनका पूरा नाम है। इनका जो समय अवधि थी वो थी 1869 से 1869 में स्टार्ट होके 1930 तक थी इनकी समय अवधि। ब्लास के यानी लाप्लास के सबसे प्रथम एवं प्रिय शिष्य और फ्रांस के महान भूगोलवेता थे। मानव भूगोल को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में ब्रुन्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ब्रुन्स का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। 1869 में फ्रांस में ताउलास नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने पेरिस के इकोला नॉर्मल सुपीरियर नामक शैक्षिक संस्थान में शिक्षा प्राप्त की थी। ब्रुन्स ने ब्लास के जो ब्लास था बड़ा डी लाप्लास निर्देशन में इतिहास और भूगोल विषय के साथ 1892 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1894 में इन्होंने स्पेन की यात्रा की और वहां अनुभव पर आधारित सिंचाई पर एक शोध प्रबंध भी तैयार किया था। 1896 में बुन्स था की नियुक्ति स्विट्जरलैंड के फाइब्रग विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के पद में रूप में हुई। ब्रुन्स को 1898 में फ्रांसीसी अकादमी ने विद्वतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कृत करके सम्मान प्रदान किया। इसी दौरान ब्रुन्स ने फ्रांसीसी भाषा में मानव भूगोल नामक पुस्तक को भी वर्णन किया और उसको लिखा भी अपने हाथ से, जिसका प्रथम संस्करण वो कब हुआ था? 1910 में प्रकाशित हुआ था इसका प्रथम संस्करण। ब्रुन्स ने इस महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर उन्हें कॉलेज डी फॉर फ्रांस में मानव भूगोल के प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर लिया गया और जहां वे मृत्यु पर्यंत तक कार्य करते रहे। अब बात करते हैं हम ब्रुन्स की, कुछ जीन बुन्स की है वो कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं हैं। नंबर फर्स्ट बात है, बुन्स एक अध्ययनशील और समीपवर्ती भूगोलवेता थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अध्ययन, अध्यापन और लेखन में व्यतीत कर दिया था। इन्होंने ब्लास के विचारों का अनुकरण, समर्थन और प्रसार सबसे ज्यादा किया था। ध्यान रखना, जो ब्लास था किसका था? ब्लास, बड़ा लाप्लास। तो ब्लास जो वैज्ञानिक थे इन्हीं के जो विचारों का है सबसे ज्यादा प्रसार किया था इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। नंबर फर्स्ट अगर बात करें इनकी रचना की तो वो है, नंबर फर्स्ट है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल इनकी फर्स्ट रचना थी। ये 1910 में 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। 1910 में और 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। सेकंड इनकी जो बुक है वो है फ्रांस का सामान्य भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल। फ्रांस का सामान्य व प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो इनकी रचना थी, हाँ, फ्रांस का जो सामान्य व प्रादेशिक भूगोल था इन्होंने कब लिखा था? 1920 के अंदर इन दोनों
प्रकाशन हुआ था इसका। और यह पुस्तक फ्रांसीसी लेखक ग्रीनार्डिन के साथ लिखी गई थी। फ्रांस का राजनीतिक भूगोल एवं परिवहन भूगोल भी इन्होंने लिखा था। राजनीतिक व परिवहन भूगोल। इसका जो प्रकाशन है वो 1926 के अंदर हुआ था। तथा फोर्थ है इतिहास का भूगोल। इतिहास का भूगोल नामक जो बुक लिखी थी इन्होंने 1921 में इसको प्रकाशित किया गया। अगला है ईसा बोमेन की राजनीतिक भूगोल की पुस्तक नया विश्व। ये किसकी बुक थी? नया विश्व ईसा बोमेन द्वारा लिखी गई थी। ईसा बोमेन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका फ्रांसीसी में अनुवाद किया था। फ्रांसीसी में अनुवाद किसने किया था? ये बुन्स ने ही किया था। बुन्स भूगोल को लोकप्रिय और जीवन उपयोगी विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उन्होंने भौगोलिक अध्ययनों की गुणवत्ता में सुधार तथा इसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से स्कूल स्तरीय पाठ्य पुस्तकों तथा मानचित्रावलियों की रचनाओं को भी पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया था। अब ये तो हो गई बुन्स की जो रचनाएं हैं, आप इनको लिख लीजिए, थोड़ा टाइम दे देता हूं या आपने उतार लिया होगा साथ ही साथ। बुन्स की विचारधारा है। देखो पहले इसमें थोड़ा बता देते हैं। जीन बुन्स ब्लांस के विचारों से बहुत प्रभावित था। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ब्लांस के विचारों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित करने का भारी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य किया। इनका महत्वपूर्ण योगदान मानव भूगोल से संबंधित है। इन्होंने मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र मानव भूगोल के तथ्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया और संभववाद का समर्थन तथा पुष्टि भी की थी। बुन्स ने मानव भूगोल को दो आधारभूत सिद्धांतों पार्थिव एकता का सिद्धांत तथा क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत को अपना अध्ययन का आधार बनाया तथा जो निम्न फर्स्ट विचारधारा है वो मानव भूगोल के तथ्य है। मानव भूगोल के तथ्य इसके अंदर ब्रुन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है मानव भूगोल में मानव भूगोल के तथ्यों की विस्तृत विवेचना की गई। इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को दो भिन्न ढंग से वर्गीकृत किया। नंबर पहला ढंग है इनका जो वर्गीकरण सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण, यानी सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण तथा दूसरा है यथार्थवादी वर्गीकरण के रूप में। अब पहला है नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम सभ्यता के आधार पर। ए है इसमें सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको चार वर्गों में विभक्त किया गया। इसको फिर चार वर्गों में विभक्त किया और कौन कौन से बताए गए थे? प्राथमिक आवश्यकताओं का भूगोल नंबर फर्स्ट है। प्राथमिक आवश्यकताओं का भूगोल। ठीक है,
इसमें देखो, इसके अंतर्गत मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आश्रय यानी मकान को सम्मिलित किया गया है। भू शोषण का सेकंड है भू शोषण का भूगोल। भू शोषण का भूगोल है, इसमें मानव की उन क्रियाओं तथा प्रयत्नों को सम्मिलित किया गया जिनके द्वारा वह प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, कृषि, खनन, औद्योगिकरण आदि सम्मिलित किए गए हैं। अगला थर्ड है वो है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, इसके अंतर्गत मानव की आत्मनिर्भरता, श्रम विभाजन, सहकारिता, नागरिक व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया गया है। नंबर 4 है राजनीतिक ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के अंदर इसके अंतर्गत ब्रुन्स ने राजनीतिक या प्रशासकीय तथ्यों तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया गया था मुख्य रूप से। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 2 यथार्थवादी वर्गीकरण। ठीक है, ये तो था सभ्यता के विकास के आधार पर, मैं इसको मिटा रहा हूं। और सेकंड बी किस पे आ जाता है? यथार्थवादी वर्गीकरण। यथार्थवादी वर्गीकरण यानी जीन ब्रुन्स का यथार्थवादी वर्गीकरण उनके उपयुक्त वर्गीकरण से भिन्न है। इसके अंतर्गत इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख वर्गों और 6 आवश्यक तथ्यों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग के 2-2 आवश्यक तथ्यों को भी रखा। ये निम्न है। नंबर 5 बात करते हैं कि मिट्टी के उत्पादन व्यवसाय संबंधित तथ्य। मिट्टी के अनुत्पादन व्यवसाय संबंधी तथ्य। नंबर 5 हो गया। तो इसके अंदर इसमें 2 आवश्यक तथ्य रखे गए। नंबर कौन कौन से? ग्रह, पहला ग्रह रखा गया और दूसरा क्या रखा गया? राजमार्ग। दूसरा राजमार्ग रखा गया, राजमार्ग। ठीक है, ब्रुन्स यानी इसके अंदर कहना है ब्रुन्स का कि ब्रुन्स के अनुसार ग्रहों और सड़कों के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि से कोई आर्थिक उत्पादन नहीं प्राप्त होता है, अतः इन्होंने इस अनुत्पादक व्यवसाय की संज्ञा दे दी। यहाँ इनका कहने का मतलब जहां से सड़क निकाल दी गई यानी रास्ता निकाल दिया गया और तथा जहां पे भवन बना दिया गया वो केवल रहने के स्थान के लिए काम में आ सकते हैं, पर्टिकुलर अन्य कोई उनसे अनुत्पादक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने क्या कहा है? दूसरा दिया इन्होंने पौधे और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी विजय संबंधी तथ्य। इसके 2 वर्ग बताए गए। पहला है कृषि, नंबर 1 कृषि को रखा गया है और दूसरा किसको रखा गया है? पशुपालन को। तो इसके अंदर भी इन्होंने 2 तथ्य रखे गए, पहला कृषि और दूसरा पशुपालन। यानी जीन्स ब्रुन्स कहते हैं कि कृषि और पशुपालन को गर्भ से प्राकृतिक वनस्पतियों तथा जंगल पशुओं पर मनुष्य का विजय का प्रतीक माना गया है। ठीक है, हमें इसके आगे और इसमें और रह गया थोड़ा।
यह है विनाशकारी। तीसरा जो तथ्य इन्होंने लिया है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य, इसके दो आवश्यक तथ्य हैं। नंबर पहला है खनिज संपत्ति का शोषण तथा सेकंड है इन्होंने पौधे तथा पशुओं का विनाश। ये इनके द्वारा बताया गया। मानव प्रकृति द्वारा निर्मित खनिज भंडारों तथा पौधों एवं पशुओं का अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए अंधाधुंध रूप से क्या कर रहा है, शोषण करता आ रहा है, जबकि इस विनाश की क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में संभव नहीं है। यानी जिस प्रकार से इनका शोषण कर रहा है वो इनके अनुसार, जिन रूल्स के अनुसार कि आने वाले जो निश्चित समय है उनमें इनकी क्षतिपूर्ति नहीं है। इसलिए ब्रुन्स ने इन विनाशकारी आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक लूट यानी इकोनॉमी जो प्लंडर है और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहा इन्होंने, लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा था। ध्यान रखना की संज्ञा प्रदान की गई है। इन तथ्यों की व्याख्या के पश्चात उनकी पुस्तक के अंत में एक परिशिष्ट के रूप में मानव भूगोल के कुछ विशेष अध्ययन शीर्षक के अंतर्गत इन तथ्यों का विवेचन किया गया है और उनमें बताया गया है मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, मानव जातियों के बारे में, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं सेकंड इनका है संभववाद को समर्थन। संभववाद को देखो किस प्रकार से इन्होंने समर्थन दिया है। ब्रुन्स संभववाद के समर्थक थे। इन्होंने भौगोलिक अध्ययनों में मानवीय प्रयत्नों और कार्यकलापों पर अधिक बल दिया। ब्रुन्स मानव और उसके कार्यों को ही प्रमुख मानते थे और प्रकृति को गौण मानते थे, यानी प्रकृति को छोटा मानते थे। और प्रकृति, इनके विचार से मानव एक क्रियाशील शक्ति है जो प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करने में निरंतर क्रियाशील रहती है। इन्होंने ये भी बताया मुख्य रूप से। अगला है तीसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का जो सिद्धांत दिया है इसमें देखो ब्लांस की भांति ब्रुन्स ने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत मानते थे, यानी इसके समर्थक में इन्होंने कुछ कहा था। ब्रुन्स के अनुसार विभिन्न शक्तियां एक दूसरे पर केवल निश्चित दशाओं में ही कार्य नहीं करती, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण भी ये सभी शक्तियां परस्पर घनिष्ठ रूप से आपस में बंधी हुई है। अगला है इन्होंने चौथी जो कृति दी थी वो है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। इसके अंदर देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी फॉर चेंजेज। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण के सभी तत्व, चाहे वे जड़ हो या चेतन, प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक, मानवीय हो या परिवर्तनशील हो, और उनके स्वरूप में परिवर्तनकारी शक्तियां निरंतर क्रियाशील रहती है। इसके आधार पर इन्होंने ब्रुन्स ने भी कुछ कहा था। हाँ, ब्रुन्स ने क्या कहा इसके बारे में, ब्रुन्स के अनुसार इसी के बारे में, किसकी क्रियाशीलता के बारे में देखो, हमसे संबंधित प्रत्येक चीज परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक चीज बढ़ रही है अथवा घट रही है। वास्तव में कुछ भी स्तरीय परिवर्तनशील
परिवर्तन रहित नहीं है। इस प्रकार वे परिवर्तन को प्रकृति का निश्चित नियम मानते थे और भौगोलिक तथ्यों के विश्लेषण में ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को समझाने का प्रयास भी करते थे। यानी इनके अनुसार प्रकृति में हर चीज रोजाना या तो उसमें अंश जुड़ रहा है या लगातार घट बढ़ रही है, यानी परिवर्तनशील है। तो प्रकृति का जो परिवर्तनशील वाला नियम है ये मुख्य रूप से इनको मानते थे। अतः ये था भूगोल में जीव गुण के प्रमुख योगदान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। और आप इसमें आप ऑथेंटिक बुक देखो और उसमें अगर कोई मानचित्र वगैरह हो तो वो भी बनाओ, मानचित्र के साथ साथ में रेखा चित्र वगैरह, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर बता देता हूँ, जो भौगोलिक चिंतन बुक है इसमें टोटल 20 नंबर का प्रश्न आता है आपके, और जिसमें और शॉर्ट नोट्स वाली जो टिप्पणी आती है उसमें 10 नंबर। कभी कभी इनमें टिप्पणी भी पूछी जाती है, लास्ट में 9 प्रश्न आते हैं। यूनिट फर्स्ट में 3 प्रश्न, यूनिट सेकंड में 3 और यूनिट थर्ड में 3। आपको टोटल 3 में 5 प्रश्न आपको करने रहते हैं। ठीक है, अभी राजस्थान यानी यूनिवर्सिटी में अलग नियम है तो उसमें अलग प्रकार से प्रश्न 3 प्रश्न ही करने रहते हैं, जो कोरोना महामारी के कारण। तो ठीक है, ये था जीन के योगदान। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां तक के लिए धन्यवाद।